गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, इसके पहले एपिसोड में हम देख चुके थे कि न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम न्यायपालिका का गठन, उसकी स्वतंत्रता, वहाँ के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी अर्हता, उनकी सेवा शर्ती जो होती है वो हम देख चुके हैं। आज हम भाग दूसरा न्यायपालिका, इस अध्याय में हम पढ़ें न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका का परिणाम, न्यायपालिका के स्वतंत्रता का महत्व, भारत में अदालत की संरचना कैसी होती है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इनकी तुलना करेंगे, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या होती है इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, अपील की व्यवस्था में एक उदाहरण देखेंगे, दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार, यह मैटर हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ डायग्राम के साथ भी हम समझ लेते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका कैसी हो सकती है। तो पहली बात है कि विवादों का निपटारा करना, जो झगड़े होते हैं, जो विवाद होते हैं, उसका निपटारा करना, ये महत्वपूर्ण कार्य होता है न्यायपालिका का। दूसरी बात है न्यायिक समीक्षा, जो कानून पास किए जाते हैं सरकार द्वारा, वो सरकार द्वारा पास किए गए कानून सही में लोगों के हित में है या नहीं, लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती या नहीं, यह इसकी समीक्षा करने के लिए भी न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरी है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करवाने का काम यह न्यायपालिका करती है, और इसीलिए ये हो गई न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका। तो इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहली बात करते हैं कि हमने देखे थे कि न्यायपालिका की जो भूमिका है वह है विवादों का निपटारा करना। तो ये न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये विवादों का निपटारा किस किस में हो सकता है कि नागरिक विरुद्ध नागरिक, तो ये देखिए पर्सन वर्सेस पर्सन, और जो नागरिक वर्सेस सरकार भी हो सकते हैं, मतलब ये पर्सन वर्सेस गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, और सरकारों के बीच भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो राज्यों और सरकार, दो राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी हो सकते हैं, मतलब ये जैसे मतलब मध्य प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश, और कभी कभी एक राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार भी हो सकते हैं, मतलब केंद्र सरकार विरुद्ध वेस्ट बंगाल सरकार, ये ऐसे भी मैटर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जब मैटर होते हैं या केसेस होते हैं, तो इनका निपटारा, मतलब ये ऐसे इस प्रकार के विवादों का निपटारा करने की भूमिका या निपटारा करने का जो कार्य है यह न्यायपालिका करती है। दूसरी है न्यायिक समीक्षा। मैंने इसके पहले बताया था कि जो सरकार द्वारा कानून पास किए जाते हैं, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है, और संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून होता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है यह न्यायपालिका। इसको हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, क्योंकि ये न्यायपालिका लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ही है। लेकिन सरकार कभी कभी क्या करती है कि अपने विशिष्ट लोगों का भला करने के लिए इस प्रकार के जब कानून पास करते हैं, तो अन्य लोगों पर इसका अन्याय हो सकता है, और इसीलिए न्यायपालिका सभी को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। इस भूमिका के साथ वह उसकी समीक्षा करते हैं। अगर वह आधारभूत, मतलब संविधान के आधारभूत ढांचे का अगर उल्लंघन करता है, तो उस कानून को रद्द करने का भी अधिकार इनके पास है। न्यायपालिका की तीसरी भूमिका है कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। तो कानून जो होते हैं तो उसकी रक्षा तो करते हैं, साथ साथ में जो मौलिक अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार भी हमको मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार को वो मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करने का भी आदेश देते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है न्याय मांगने के लिए। उदाहरण के हम देखते हैं कि यहाँ आपको देख सकते हैं कि हाकिम शेख नामक एक व्यक्ति है। यह उदाहरण आप इसके पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो यह एक खेतीहर मजदूर था, या खेतीहर मतलब खेती में काम करने वाला था। एक बार वह जाते समय, मतलब ट्रेन से प्रवास करते समय वो ट्रेन से घायल हो गया, और जब उसको अस्पतालों में भर्ती करने के लिए लेकर गए थे, तो कई अस्पतालों ने उसको एडमिट करने, मतलब भर्ती करने से या इलाज करने से इनकार कर दिया था, और उसकी
उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। और जब उनके ऊपर ये तो अन्याय हो गया था, इसी मामले में की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 है, जो बिल्कुल ध्यान रखें, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। और इसमें स्वास्थ्य का भी अधिकार आता है। केवल मतलब जीवन मतलब हम सांस लेते हैं, इसका मतलब ये जीने का अधिकार नहीं हो गया। तो क्या है, हमको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, ये भी हमारा अनुच्छेद 21 के अनुसार अधिकार होता है। और न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी बताया और आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हकीमशेप को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे, क्योंकि वो सरकार को वो देना पड़ा। सरकार ने ये भी आदेश दे दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे, क्योंकि अगर उस राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था होती थी तो हकीमशेप को ऐसी आपत्ति नहीं आती थी। उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये भी अब आदेश कोर्ट ने दिया है। और यह जो मैटर होता है इसका नाम है पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम मतलब वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। तो क्या है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने यह मामला जबरदस्त से उठाया था और इस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार को उनको मुआवजा देने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण बहुत क्वेश्चन होता है। तो संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। हमने देखे थे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये शासन के 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों में अलग अलग तरह से उनके अलग अलग दायरे डिसाइड किए गए हैं और निश्चित है और उनकी शक्तियां दे चुके हैं। तो शक्तियों का बंटवारा होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका जैसे राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देती। मतलब ये विधायिका और कार्यपालिका ये राज्य के मतलब सरकार के अंग होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये न्यायपालिका एक अलग अंग, शासन के अंग है, लेकिन क्या है, इनका कार्य अलग हो सकता है। और अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है और न ही वे सरकार की ओर से कोई काम करती है, क्योंकि वो अपने मर्जी से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का भी कोई दखल नहीं होता है, क्योंकि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। वह संविधान के दायरे में रहकर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और इसीलिए एक बार अगर नियुक्त हो जाते हैं तो उनको किसी भी न्यायाधीशों को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक महाभियोग भी चलाना पड़ता है और महाभियोग बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका को हम स्थापना करके उनको बिल्कुल निष्पक्ष होकर न्यायदान करने का एक उनको मौका दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो परिणाम है वो हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये स्वतंत्र न्यायपालिका है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत मिलती है। तो क्या होता है कि वो एक अपने मर्जी से जब अदालत चलती है तो वह स्वतंत्र होकर काम करते हैं, तो उनको एक शक्ति मिल जाती है और स्वतंत्र होने के कारण वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का जब दुरुपयोग करते हैं तो उन पर भी वो नियंत्रण कर सकते हैं। उनके दुरुपयोग करने की जो शक्ति होती है उस पर भी वो रोक लगा देते हैं। और न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है और न्याय मांग सकता है। तो ये हो गए स्वतंत्र न्यायपालिका होने के परिणाम। दूसरी बात करते हैं हम, स्वतंत्र न्यायपालिका जब होती है तो उसके महत्व क्या हो सकते हैं। तो ये हमने ये देख चुके हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका अदालतों को एक भारी ताकत मिलती है, उसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका के दुरुपयोग करने की क्षमता पर रोक लगाते हैं, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी की जाती है। तो ये हो गए उसके। हम यहाँ देखते हैं कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम ये यहाँ देखेंगे कि एक डायग्राम आपकी किताब में भी दिया गया, टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, ऐसा डायग्राम दिया गया है और ये ट्रायंगल है और इस प्रकार से आपको ये करने के लिए भी कहा गया है। तो हम देखेंगे भारत में 3 अलग अलग स्तरों पर अदालतें होती है। तो ये 1, 2 और 3। और यहाँ देखिए निचले स्तर पर बहुत सारी अदालत होती है। मतलब हमने देखे थे कि मतलब शहरों में मेट्रोपॉलिटन होते हैं और हम ग्रामीण में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो ये हो गए। तो यहाँ क्या है, अलग अलग हम अदालतें होती है। इसके पहले के हमने नक्शे में देख चुके, ये डायग्राम में देख चुके हैं। और जिन अदालत और सबसे ऊपर जो होते हैं वो केवल एक ही अदालत है, जैसे मतलब ये एक ही है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर ये सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय और उसके बाद है जिला न्यायालय।
तो इस प्रकार से जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उसको हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। तो ये क्या होगा, ये यहाँ इस सेक्शन में मतलब इस स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय होते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या उसको जिला न्यायालय भी हम कह सकते हैं। और अधीनस्थ न्यायालय जनरली उनका जो स्थान होता है वो उनका जो स्थान होता है यह जिले या तहसील के स्तर पर होता है और वो जनरली शहरों में होते हैं और यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं, मतलब कि दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की वो सुनवाई करते रहते हैं। तो ये हो गई भारत में अदालतों की संरचना, जो हम देखे कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट है मतलब उच्च न्यायालय है और उसके नीचे है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो प्रत्येक राज्य जिलों में बटा हुआ है, ये हम जानते हैं, और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होता है, जो जैसे कि हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है, मतलब राज्य के लिए सबसे ऊंची जो अदालत होती है वो होती है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय से ऊपर जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये हम देख चुके हैं। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है और इसका स्थान है नई दिल्ली, ये भी हम इसके पहले के एपिसोड में समझने की कोशिश की है। और देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं, इनके ही मार्गदर्शन से, इनके ही नेतृत्व में न्यायदान किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए तो इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का समझने के लिए हम अपील की व्यवस्था को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो विभिन्न स्तरों की जो अदालतें होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था जो होती है, मतलब क्या है, ऊपरी अदालतों के जो फैसले होते हैं वो फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं हम एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है या उस पर अन्याय हुआ है, तो वह उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रावधान किए गए हैं कि निचली अदालत के खिलाफ जाकर वो ऊपरी अदालत होते हैं वहाँ पर जाकर अपील कर अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए दाद मांग सकते हैं। अपील की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ हम उदाहरण देखते हैं कि वो ये है दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार। तो दिल्ली प्रशासन विरुद्ध लक्ष्मण कुमार के बीच में यह एक मामला है, इसको हम समझते हैं कि यह निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक ये मैटर गया था। तो क्या हो गया था, 1980 के फरवरी में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था और वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहते थे। तो इनका परिवार ये फ्लैट में रहते थे और 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई, वह जली हुई थी और सुधा के घर वालों ने अदालत में ये मुकदमा दायर कर दिया कि उन्होंने सुधा की हत्या कर दी गई है। इस प्रकार से ये निचली अदालत में ये मैटर मुकदमा चलने लगा। आगे देखिए कि यह निचली अदालत में था, तो यह मुकदमा निचली अदालत में वो चल रहा था और उसके लिए गवाह जो होते थे वो 4 पड़ोसियों को यहाँ बुलाया गया क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होगा। और पड़ोसी ने अपने बयान में कहा है कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर घुसे और वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उड़ रही थी और उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर उस पर लगी हुई आग को बुझाई और सुधा ने मृत्यु से पहले उनको बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने उस पर आग लगा दी थी। और मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी करते थे। मतलब क्या है कि सुधा के ऊपर अन्याय हो रहा था और सुधा के बाजू में पुख्ता सबूत भी या मजबूत गवाह या दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि जब उनकी मांग थी, मतलब उनको जब एक बच्चा पैदा हुआ था तो उनके बच्चे के पैदा होने के बाद उन्होंने एक बड़ी रकम की भी मांग की थी सुधा के मायके वालों से और एक स्कूटर भी और एक फ्रिज भी दिया जाए, यह उनकी मांग की थी। और तब अपने बचाव में लक्ष्मण कुमार और उसकी माँ ने यह भी कहा है, मतलब अभी वो बचाव में कहते हैं कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई और वो जल गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण
उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और उनको तीनों को मौत की सज़ा सुनवाई थी। ये हो गया निचली अदालत में मुकदमा चला और ये निचली अदालत का ये हो गया है कि निर्णय। तो आगे देखते हैं कि जब इनको मौत की सज़ा तो सुनवाई थी लेकिन ये खामोश नहीं बैठे, इन्होंने ऊपर की अदालत में अभी अपील कर। तो देखिए और ये फिर मैटर जब अपील करते तो उच्च न्यायालय में ये मैटर चला जाता है और 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, मतलब क्या याचिका दायर की। और उन्होंने दोनों तरफ के जब वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी और वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से वह जल गई थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया, मतलब क्या है उनको अपराधी न मानते हुए उनको छोड़ दिया गया है। तो ये हो गया है उच्च न्यायालय का निर्णय। तो निचली अदालत ने उनको मौत की सजा सुनवाई थी लेकिन क्या है यहाँ सुधा की बाजू कमजोर नजर आई और यहाँ लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र इन तीनों को बरी किया गया। क्या है कि मतलब उन पर कोई इल्जाम ना लगाते हुए उनको छोड़ दिया गया है। अभी मैटर जाता है कि जब सुधा को न्याय नहीं मिला है तो सुधा के भी कुछ घर वाले या महिला संगठनों ने भी अभी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। तो 1900 दशक उसी दौरान क्या हो रहा था, 1900 दशक में देश भर में महिला संगठन ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इन्हें इस बात का दुख था कि अदालतें जब सुधा पर इस प्रकार से अन्याय हुआ फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है, अदालत इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है और इसीलिए उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान और झकझोर कर दिया था और उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन भी किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। और यह अपील जो दायर की गई वह थी इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से यह दायर की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में क्या फैसला आता है। और सर्वोच्च न्यायालय में 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करना शुरू कर दी थी और वकील के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया वह दिल्ली उच्च न्यायालय मतलब कि जो हाई कोर्ट है उसके बिल्कुल विपरीत या अलग था। और सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया लेकिन सुभाष चंद्र जो उनका जेठ था या भाई था उनको आरोपों से बरी कर दिया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिले, पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र की कैद सुनवाई थी। तो इस प्रकार से क्या हो गया है कि जब निचली अदालत में न्याय नहीं मिलता है तो हम ऊपरी अदालत में जा सकते हैं न्याय मांगने के लिए। तो ये हो गई अपील की। और हम यह समझते हैं कि समाज के विरुद्ध अपराध जो सुधा को जिस प्रकार से मारा गया है वह एक समाज के विरुद्ध अपराध था। दहेज का हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध ही माना जाएगा, वो उसी श्रेणी में आता है और यह आपराधिक और फौजदारी कानून का उल्लंघन है। और फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से भी संबंधित मामलों को भी देखती है। तो देखते हैं कि हम किस प्रकार से विधि व्यवस्था होती है, क्या प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ हम समझने की कोशिश की है कि आपराधिक न्याय प्रणाली या उसको अपीलीय व्यवस्था किस प्रकार से होती है, ये उदाहरण के साथ हम समझ चुके हैं। इसी के साथ हम यही रुकते हैं। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।